अब हमारे पास कुछ और स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज आती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, जैसे कि प्रीपेड, इस तरह की एंट्रीज आती हैं जहां पे बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सबसे पहले एक्सपेंसेस लेते हैं। डन। तो एक्सपेंसेस या तो हमारे आउटस्टैंडिंग होंगे या फिर प्रीपेड होंगे। अब ये क्या है, अगर नॉर्मली हमारे एक्सपेंसेस जो है वो टाइमली पे हो गए तो उस एक्सपेंसेस के नाम पे कैश चला गया, सपोज सैलरी के नाम पे कैश चला गया, तो हमारी एंट्री क्या थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम कहां पे आती है, कंफ्यूजन कहां पे आती है कि मेरा एक्सपेंस जो है या तो टाइम निकल गया, अभी तक पे ही नहीं हुआ, ड्यू हो गया, पे नहीं कर पाया, आउटस्टैंडिंग होता चला जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने टाइम से पहले ही पे कर दिया। अब वहां पे नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, टाइम निकलने के बाद भी मैंने अभी तक उस खर्चे को पे नहीं किया है। लाइक 30th ऑफ दिस मंथ मुझे पेमेंट करनी थी रेंट की, लेकिन मैंने आज जो है वो 5 हो गई है, 6 हो गई है ऑफ नेक्स्ट मंथ और अभी तक मैंने पे ही नहीं किया, तो उस केस में वो आउटस्टैंडिंग रेंट बोला जाएगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए एक लाइबिलिटी की तरह काम करेगा। मेरे लिए लाइबिलिटी है, पे तो करना ही है ना, जो भी चीज हमें आने वाले टाइम में पे ऑफ करनी होती है वो सब हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, जो भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हमारा क्रेडिट में क्यों आया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, अगर वो सिर्फ एक्सपेंस होता, सपोज हमने सैलरी का एग्जांपल लिया, अगर वो सिर्फ सैलरी होती तो वो हमारे लिए नॉमिनल खर्चा था, है ना, कि हमें एक्सपेंस है और उसको पे करना है। लेकिन जैसे ही ये आउटस्टैंडिंग हुई वैसे ही ये पर्सनल बन जाती है। आउटस्टैंडिंग किसी पे तो है ना, किसी को पे करनी है, तो उसके लिए ड्यू हो गई ना, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे कि उसको पे करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। डन, हमारी ये एंट्री हो जाएगी और हम नरेशन में साथ साथ लिख देंगे बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्लियर, ये हमारे आउटस्टैंडिंग के लिए था। अब दूसरी तरफ क्या है, प्रीपेड। और प्रीपेड का मीनिंग क्या होगा, कि टाइम से पहले, मतलब 30th को मुझे रेंट देना था लेकिन 30 से पहले ही मैंने उसको पे ऑफ कर दिया। देना तब भी है तो बेटर है कि अभी देके खत्म कर दो। अब अगर मैंने एडवांस में या मैंने टाइम से पहले उसको पे कर दिया है तो उस केस में वो मेरे लिए एसेट की तरह काम करेगा। मैंने अब पे कर दिया है तो मैं टाइम पे तो पे नहीं करूंगा ना, फिर 30th को थोड़ी पे करूंगा। अगर मैंने 25 को या 20 को एडवांस में पे कर दी है कोई चीज, तो मैं फिर अपने जब 30th को वो ड्यू होगा तब थोड़ी करूंगा। फिर तो मेरे लिए वो जो रिसीट होगी वो मेरे लिए एसेट की तरह काम करेगी। उसे दिखा के मैं बोल सकता हूं कि मैंने तो पहले से ही पे कर दिया। तो वो पेमेंट हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस बोली जाती है। ठीक है, और मेरे लिए वो एसेट की तरह काम करती है। और जब मेरा एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स थे उसमें मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर मेरा एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होगा। तो हमारे यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, उसके लिए जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस अकाउंट, सपोज अगर हम रेंट की ही बात कर रहे हैं तो मैंने जो है वो प्रीपेड कर दिया, तो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सिंपल, ये मेरे लिए एंट्री हो जाएगी। क्लियर, प्रीपेड है तो एसेट की तरह काम करेगा और उसको हम डेबिट में लिखेंगे। एक और चीज, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में डिफरेंस करने के लिए, आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी थी तो क्रेडिट में आई थी, ठीक है, और प्रीपेड मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको
उसको हम डेबिट में यूज करेंगे, और उसके अगेंस्ट जो दूसरा हमारा अकाउंट नीड होगा उसमें हम सिंपल एक्सपेंस लिखेंगे। क्लियर? तो ये मेरे एक्सपेंस का टाइप था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। हमने अभी तक एक्सपेंसेस किए हैं। एक्सपेंस हमारे दो तरह के थे, वन वाज आउटस्टैंडिंग और दूसरा हमारा प्रीपेड था। अब हम जब बात करेंगे तो दैट इज इनकम। अब हम इनकम पढ़ेंगे। अब इनकम भी हमारी दो तरह से रिसीव हो सकती है, या तो टाइम से पहले एडवांस की फॉर्म में रिसीव हो सकती है, या फिर अभी तक एक्रू होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, हम मंथ ऑन मंथ वर्क कर रहे हैं लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही है, वो इकट्ठी होती जा रही है। मिलेगी ये तो पता है, लेकिन अभी नहीं मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, तो उसको भी हम अपने एसेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है? तो उस केस में इनकम हमें टू वेज में मिलेगी। वन इज एक्रूड इनकम एंड नेक्स्ट इज एडवांस इनकम। अब एक्रूड इनकम कौन सी वाली होती है? जो इकट्ठी हो रही है, हम काम कर रहे हैं, मंथ ऑन मंथ हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक है? टाइम टू टाइम हम सेल कर रहे हैं लेकिन पैसा इकट्ठा तो हो रहा है उसके अकाउंट में, लेकिन अभी तक मुझे उससे पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। तो उस केस में अब सेल हो गई है तो हम तो अपना रेवेन्यू मान के उसको रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उस केस में हमारी एंट्री एसेट की तरह होगी और हम यहाँ पे एक्रूड, अब एसेट होगा, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू, अब इनकम अकाउंट जिस भी इनकम के नाम पे था, इनकम, क्योंकि इनकम मुझे रिसीव तो हुई नहीं है ना। सपोज अगर मैं किसी भी, सपोज रेंट की ही बात करता हूं तो, या सैलरी ले लेते हैं, तो सैलरी के केस में हमारे पास क्या होगी? एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट में मेरे पास जो सैलरी है वो इकट्ठी हो रही है, एक्रूड हो रही है, लेकिन मुझे मिली नहीं है। अब ऐसे हम इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हो रहा है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो उस रिसीट को तो मैं अपने लिए एसेट मान के यहाँ पे ट्रीट करूंगी। ठीक है? तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे लिए एडवांस इनकम। अब एडवांस इनकम का मतलब क्या है? एडवांस इनकम मतलब टाइम से पहले ही मुझे एडवांस में पैसा मिल गया है, अब मुझे सर्विसेज देनी है, या अब मुझे सेल करनी है, या अब मुझे सामान सेंड करना है, सेल करना है। ठीक है? तो उस केस में जो पैसा मेरे पास आ गया है वो तो एज अ लाइबिलिटी काम करेगा ना मेरे ऊपर, कि पैसा तो मिल गया, अब मुझे सर्विसेज दे, या फिर अब मुझे गुड्स देनी है, या अब मुझे अपनी मशीन मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करनी है। ठीक है? तो उस केस में वो पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी की फॉर्म में काम kरेगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे जिस भी नाम पे इनकम आ रही है तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। ठीक है? ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इस एडवांस इनकम को हम कमीशन का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। तो कमीशन मुझे एडवांस में मिल गया है तो मेरे लिए एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। हम इस तरह से उसकी एंट्री कर देंगे। अगर एडवांस में मुझे रेंट मिल गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है? तो कोई भी पहले जो भी हमें आइटम दिया गया होगा उसको पहले हम कैटेगराइज करेंगे कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है तो वो या तो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड होगा, उसकी एंट्री हमने अभी की है। देन अगर इनकम है तो इनकम अगर मुझे रिसीव हो रही है, रिसीट्स हैं, तो उस केस में या तो वो एक्रूड इनकम होंगी या फिर वो एडवांस इनकम होंगी। ये ही हमारी नॉर्मली एंट्रीज हैं जो आपके सिलेबस में यहाँ पे हो रही है। ठीक है? अब इनकम हो गया हमारा। अब लास्ट जो एक एंट्री बचती है दैट इज डेप्रिसिएशन। यहीं पे कर देते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
जो भी मेरे पास कैपिटल एसेट मीन्स कैपिटल एसेट, तो जो भी मेरा कैपिटल एसेट था, जैसे हमने अभी पढ़ा था मशीन, तो मशीन मेरा कैपिटल एसेट था, धीरे धीरे यूज करते करते या इतने टाइम से हम उसे यूज कर रहे हैं विद द पासेस ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ गई है। अब जितने में मैंने वो खरीदी थी मशीन, आज 6 मंथ उसे यूज करके मैं उतने में तो नहीं बेच सकता ना, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग में कमी आ गई है। अब नॉर्मली हम मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, तो फोन हमने जितने में खरीदा था 6 मंथ्स उसको यूज करके क्या मैं उतने ही रेट में उसको बेच पाऊंगा? नहीं। क्यों? फोन तो साबुत है, फोन में तो कुछ टूटा नहीं है। प्रॉब्लम क्या आई? वो मॉडल पुराना हो गया, ठीक है, या उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आई है, व्हाटएवर, इस तरह के रीजंस हैं। मशीन तो मेरे पास प्रॉपर नजर आ रही है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है, तो उसको हम उसकी वजह से उसकी वैल्यू में फॉल आता ही आता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने उसे यूज भी नहीं किया है, बस मशीन खरीद के लेके आए थे और हमने ऑफिस में लाके उसको पैक करके रखी, उसकी पैकिंग भी नहीं खुली है, पता ही नहीं उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरी मशीन यूज हो गई, या वो जो हम प्रॉपर डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाले थे वो डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, मीन्स एनी हाउ वो मशीन यूज नहीं हुई, पैकिंग में ऐसे ही रखी हुई है, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? तब भी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इतने टाइम से कुछ भी नहीं तो उसका मॉडल तो एटलीस्ट पुराना हो गया है, ठीक है। तो उस वजह से उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ फॉल तो जरूर आएगा। अब अगर फॉल आया है तो मेरे लिए लॉस है तो हम डेबिट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, फाइन। लेकिन ये लॉस किस चीज का है? इस लॉस के बदले में मेरा कैश गया? नहीं। लॉस किस पे हुआ? उसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट पे हम इसको चार्ज करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे अगर मशीन में डेप्रिसिएशन आया है तो हमारा एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, अगर डेप्रिसिएशन मशीन में लगा है तो। और यही डेप्रिसिएशन अगर बिल्डिंग में लगा होता तो हमारा एंट्री होती डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। यही अगर मेरे किसी दूसरे कैपिटल एसेट में लगा होता तो उस कैपिटल एसेट का हम यहाँ पे नाम लिख देते और नरेशन लिख देंगे, बीइंग जो भी हमारा कैपिटल एसेट है, बीइंग मशीन डेप्रिशिएटेड बाय दैट रेट, जिस भी रेट से वो डेप्रिशिएट हो रही होगी उस रेट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर? ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज जो विदाउट जीएसटीज हैं मोर और लेस इन्हीं के अंदर कवर होंगी आपके सिलेबस के अंदर, इससे ज्यादा नहीं है। अब बाकी की जो एंट्रीज होंगी वो जीएसटी के साथ होंगी, तो जीएसटी को कैसे अप्लाई करना है, ऑल्दो आपके सिलेबस में अभी जीएसटी इस साल नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर तो होगी ना, तो उस केस में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।